दोस्तों, मैं हूं अनुपम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं FFAR इंडिया का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि आने वाले ये जो चुनाव हैं 2019 के अप्रैल 13 से जिनकी शुरुआत है फर्स्ट फेज़ की, और जो चलेंगे और 23 मई को इलेक्शन के रिज़ल्ट आएंगे। इसमें आप मतदाता जो वोटर हैं, आपकी क्या हो इलेक्शन स्ट्रेटेजी, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, 72 साल हो गए, आपने कांग्रेस की सरकारें बनाई, गांधियों को प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी की सरकार बनाई, भाजपा की सरकारें बनाई, लेकिन देश वहाँ का वहाँ ही रहा। ऑक्सफैम 2019 की जनवरी या फरवरी की रिपोर्ट है जिसमें 7 स्तर, मैं मानता हूँ 7 स्तर जो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिस पे हमें रेट करना चाहिए कि देश की वाकई क्या स्थिति है, क्या हाल है, कितनी तरक्की हुई, कितने पीछे है हमारा देश। वो इन 7 मापदंड पे, 7 स्तरों पे उसको नापा जाता है, तोला जाता है। वो क्या है, सुन लें। पहला, पॉवर्टी, देश में पॉवर्टी कितनी है। दूसरा, इनकम पैरिटी इनइक्वालिटीज कितनी है। तीसरा, पर कैपिटा इनकम देश की कितनी है, टॉप 2 स्टेट्स, टॉप 3 स्टेट्स में पर कैपिटा इनकम कितनी है। चौथा, देश की लिटरेसी या इलिटरेसी रेट क्या है। पांचवा, देश में एम्प्लॉयमेंट का क्या रेट है, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है इस देश में। हाँ? और छठा में फीमेल इन्फेंटिसाइड, देश में जेंडर में कितना डिवाइड है, जो फीमेल एम्पावरमेंट है कि नहीं है, कितनी बच्चियों को फीमेल इन्फेंटिसाइड द्वारा बच्चियों को गिराया जाता है जन्म से पहले। और 7वां और आखिरी दोस्तों, कितनी करप्ट है हिंदुस्तान, कितनी करप्ट है ये देश। पूरी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हिंदुस्तान की क्या रैंकिंग है करप्शन के मीटर पे। ये 7 स्तर हैं जिस पे देश को नापा जाता है, तोला जाता है कि देश वाकई कितनी तरक्की कर गया। ना कि देश में कितने मंदिर बनवाए, कितने मस्जिद तोड़े, हिंदू मुसलमान के नारे लगा के, ब्राह्मण दलित के नारे लगा के, 2000 रुपये के नोट देकर वोट लेना, विस्की बांट कर वोट लेना वगैरह, ये सब गलत है। तो इसके अनुसार दोस्तों, ऑक्सफैम की रिपोर्ट आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ही क्लियर है, हमारा देश हो गया है फेल फिर से। आपको फिर मैं बताना चाहता हूँ, पहले मापदंड पॉवर्टी में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 25 करोड़ इस देश में जनता है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनके पास 2 वक्त का खाना नहीं है, जो एक दिन में 200 रुपये नहीं कमा पाते हैं बेचारे, ये हाल है। दूसरा है मैसिव इनइक्वालिटीज, इनकम पैरिटी। देश में ऐसी मैसिव इनइक्वालिटी है दोस्तों कि एक तरफ है मुकेश अंबानी जो $100 बिलियन कमाते हैं साल के, हाँ, जिनके पास इतना पैसा है कि वो देश और आइलैंड खरीद ले, फिर भी उनकी 7 पुश्तें जो हैं बिना काम किए आराम से राजा महाराजा की तरह रह सकती है। और दूसरी तरफ ये 25 करोड़ लोग हैं जिनके पास 2 वक्त का खाना नहीं है। ऑल दिस आफ्टर 72 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। ये है देश की मैसिव इनइक्वालिटी। इस देश का जो टॉप 1% क्रीम है दोस्तों, वो इस देश का 70% इनकम को डोमिनेट करता है। उसके पास इस देश का टोटल 70% इनकम देश के 1% के पास है। और 25 करोड़ और या 22% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है, और बाकी सारी मिडिल क्लास, स्ट्रगलिंग क्लास है, who are just surviving check to check। तीसरा मापदंड है दोस्तों इलिटरेसी। इस देश में अभी भी 25% जनता है जो नाम अपना लिख सकती है, ना पढ़ सकती है। और एजुकेशन का स्तर, वैसे भी इस देश में डिग्री वाले घूमते रहते हैं, लेकिन एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स अच्छे नहीं हैं। इसी कारण से मैं 5वें एस्पेक्ट पे पहुंचता हूं, अनएम्प्लॉयमेंट। दोस्तों, जो जितनी 40 साल पहले देश की दुर्गति थी एम्प्लॉयमेंट को लेकर, जॉब्स नहीं थी हमारे पास क्वालिफाइड डिग्री होल्डर यूथ के पास, वो आज स्थिति है। अनएम्प्लॉयमेंट का हाईएस्ट रेट है, ऑलमोस्ट 7% टच कर रहा है। अगला स्तर है फीमेल इन्फेंटिसाइड। इस देश में लक्ष्मी जी की पूजा होती है,
सरस्वती जी की, पार्वती जी की पूजा होती है, माँ दुर्गा की पूजा होती है, लेकिन वो तो सब गॉडेस हैं जिनकी पूजा की जाती है। हम हमारी औरतों की इज्जत नहीं करते हैं। आज भी इस देश में हर साल दोस्तों 25 लाख बच्चियों को गिराया जाता है। दिल्ली, मुंबई, ये बड़े शहरों, 4-5 शहरों को अगर आप छोड़ दीजिए तो हर जगह आज भी औरत को कोई बच्ची ही नहीं चाहता है। और उसी गांव में जहां बच्ची नहीं चाहते हैं, पूजा करते हैं माँ दुर्गा की, काली माँ की, सरस्वती माँ की, वगैरह वगैरह। जब तक हमारे यहाँ ये जेंडर इनइक्वालिटी रहेगी और बच्चियों को गिराया जाएगा ऐसे, जब तक ये देश में सुधार नहीं आएगा। और आखिरी में दोस्तों जो 7वां है, इस देश का जो ग्लोबल जो करप्शन इंडेक्स है उसमें नापा गया है, तो इस देश की रैंक जो है वो बीच में कहीं आती है। 100 टोटल 204-206 कंट्रीज है पूरी दुनिया में, उसमें 185 कंट्रीज को नापा गया, तो हिंदुस्तान की रैंक कहीं बीच में 85 नंबर 90 नंबर पे रैंक आती है। माने 90 कंट्रीज जो है हिंदुस्तान के आगे हैं जो लेस करप्ट है, हिंदुस्तान 90वें नंबर पे है। माने 206 कंट्रीज में हिंदुस्तान 90 मोस्ट करप्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमें टॉप 5 में आने की ज़रूरत है अगर हमें हमारे देश को आगे बढ़ना है। तो अगर हमें हमारे देश को टोक्यो और सिंगापुर से आगे बढ़ाना है तो हमें टॉप 5 में, टॉप 10 में यहाँ आने की ज़रूरत है। लेकिन इस देश में वही 100 में है 99 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान, यही बात सही हर बात पाई जाती है। बड़ी दुखद की बात है। अब आते हैं दोस्तों, ये सब क्यों? ये जो 7 मापदंड जिसमें हमारा देश फेल हो गया, 72 साल देश को इंडिपेंडेंस हो गई। दिक्कत ये है क्यों हमारा देश इस पे फेल होता है, वो इसलिए, वो आपके कारण फेल होता है। आप लोग जो मतदान जो देते हैं, जो मतदाता हैं, जो वोट देते हैं, आप जो वोटर जिसके पास पावर आने वाला है 13 अप्रैल से आप लोग वोट देने वाले हैं, हाँ, आने वाले इलेक्शंस में आप लोग अपना वोट हिंदू मुसलमान के नाम पे देते हैं, ब्राह्मण दलित के नाम पे देते हैं, 2000 नोट का लेके देते हैं, विस्की की बोतल लेके देते हैं। आप लोग अपना वोट प्रधानमंत्री सेंटर में कौन बनेगा उस बेसिस पे देते हैं। आप लोग अपना वोट उस बेसिस पे देते हैं कि कांग्रेस को दे जो मुसलमान फ्रेंडली है कि बीजेपी को दे जो हिंदू फ्रेंडली है, उस बेसिस पे देते हैं। इसी कारण से ये हिंदू मुसलमान ब्राह्मण दलित खेलते खेलते देश नहीं आगे बढ़ पाया। इसीलिए 7 पैमाने जो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, जिस बेसिस पे देश को जज किया जाता है और देश आगे बढ़े कि कितना पीछे है देखा जाता है, उस पैरामीटर्स पे देश आगे नहीं बढ़ता है। एक पैरामीटर में और बहुत इम्पोर्टेंट भूल गया, 7 के अलावा एक और है, ऐड करना चाहूँगा क्योंकि मैं वीडियोस अपनी एक्सटेम्पोर बनाता हूँ, एडिट वगैरह नहीं करता हूँ, तो मैं याद दिलाना चाहूँगा। तो गाड़ी चलाते वीडियो बनाता हूँ, ना कोई स्क्रिप्ट होती है ना कुछ होता है दोस्तों, बस अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी नॉलेज शेयर करता हूँ, ज्ञान शेयर करता हूँ। प्रोफेशनल यूट्यूबर्स ध्रुव राठी की तरह स्क्रिप्ट नहीं पढ़ता हूँ टेलीप्रॉम्प्टर से। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 8वां मापदंड है, जो इनफैक्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट मापदंड है, वो है दोस्तों पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री। पर कैपिटा इनकम आपको जान के मतलब हैरान होंगे आप, इस देश की पर कैपिटा इनकम 1.25 लाख रुपए की है, माने $2000 $2000। जो टॉप स्टेट्स हैं हिंदुस्तान के, वो दिल्ली, गोवा और गुजरात हैं, जहाँ की पर कैपिटा इनकम लगभग 2.5 लाख से 3 लाख रुपए की है, माने 6,000 5,000 $5,500 की है। अमेरिका की पर कैपिटा इनकम मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, हाँ, अमेरिका की पर कैपिटा इनकम जो है अपवर्ड्स ऑफ $60,000 है। सिंगापुर की पर कैपिटा इनकम अपवर्ड्स ऑफ $80,000 है, माने सिंगापुर में 40 लाख रुपया प्लस पर कैपिटा इनकम है। हर इंसान एवरेज 40 लाख रुपया प्लस कमाता है, इस देश में 1.25 लाख। अमेरिका में हर आदमी जो है एवरेज 28 लाख से 30 लाख रुपए कमाता है, इस देश में आदमी 1.25 लाख रुपए कमाता है। अमेरिका में जो सबसे लोएस्ट सैलरी क्लास में कहा जाता है वो टीचर्स की सैलरी होती है, जो कि वो कंप्लेंट करते रहते हैं कि 40 से 45 हज़ार उनको डॉलर सैलरी मिलती है, वो भी करीब 30 लाख रुपया होता है। आप सोच सकते हैं हमारे यहाँ जो हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम दिल्ली, गुजरात और
गोवा में पाया जाता है वो 2.5 लाख रुपया है, माने $5,000। इतने पीछे हैं हम लोग। अब ये वापस आता हूँ, क्यों ये होते आया, क्यों? क्योंकि आप लोग आज तक 72 साल तक या कांग्रेस को वोट देते आए हैं या बीजेपी को वोट देते हैं, हिंदू मुसलमान के बेसिस पे वोट देते हैं, ब्राह्मण दलित के बेसिस पे वोट देते हैं, 2000 का नोट लेके वोट देते हैं, विस्की की बोतल लेके वोट देते हैं। इसीलिए देश ये 7-8 पैमानों पे पीछे रह गया है। इसीलिए ना तो आपके यहाँ ढंग के स्कूल हैं, ना ढंग का एजुकेशन है, ना आपको सुविधाएं मिलती हैं, ना आपको सही रोड मिलती है, ना आपको कुछ मिलता है। आप ही लोग जब बाहर जाते हैं आपको अवसर मिलता है सिंगापुर जाने का, अमेरिका जाने का, यूके जाने का, ऑस्ट्रेलिया जाने का, टोक्यो जापान जाने का, तो आप ही लोग जो हैं कहते हैं कि वाह यहाँ कितना अच्छा है, काश हमारे देश में होता। लेकिन अपने को ये नहीं सवाल करते हैं कि हिंदुस्तान ही जब वहाँ जाता है तो क्यों इतनी तरक्की करता है, यहाँ स्ट्रगल क्यों करता है। उसका कारण यही है दोस्तों कि जब तक आप लोग ब्राह्मण, दलित, मुसलमान, हिंदू मंदिर मस्जिद के नाम पे और 2000 रुपया नोट लेकर और विस्की बोतल लेकर वोट करेंगे, तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक आप इन 7-8 पैमानों पे वोट नहीं करेंगे, लेकिन आप वोट करेंगे इन बेसिस पे जो मैटर नहीं करते हैं, जो देश को सिर्फ डिवाइड करते हैं, तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये सच्चाई है। अंग्रेजी में कहावत है दोस्तों कि इफ यू कीप डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, if you keep doing the same thing again and again while expecting a different result, then you are a fool। कहने का मतलब वही चीज आप बार बार करते रहेंगे और फिर भी चाहेंगे कि रिजल्ट दूसरा हो, कुछ अलग, कुछ इसका परिणाम निकले, तो वो कभी नहीं होगा। भाजपा कांग्रेस को आप जब तक वोट करते रहेंगे, 72 साल आपने दे दिया, ये आते रहेंगे, ये ना 72 साल में आज तक कुछ कर पाए, ना आने वाले 72 साल तक कर पाएंगे। इसका कारण ही यही है क्योंकि आपको बदलाव की ज़रूरत है। जैसे इनकी इलेक्शन स्ट्रेटेजी होती है आपको बेवकूफ़ बना के वोट लेना, वैसे आपको अब अपनी इलेक्शन स्ट्रेटेजी बनानी है, नई स्ट्रेटेजी बनानी है कि हमको बेवकूफ़ नहीं बनना है। अब आते हैं कि क्या होनी चाहिए आपकी नई इलेक्शन स्ट्रेटेजी, क्या होनी चाहिए आपकी नई इलेक्शन स्ट्रेटेजी, उस पर जरा बात करते हैं। दोस्तों आपको पता है भाजपा के 33% प्लस जो कैंडिडेट होते हैं, जो सांसद के लिए खड़े होते हैं, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्रिमिनल्स है। कांग्रेस के भी 30% प्लस जो सांसद खड़े हो रहे हैं, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्रिमिनल्स है। आजकल सांसद लोग जो खड़े होते हैं बड़े भारी, ये प्रोफेशनल पार्टीज के प्रोफेशनल सांसद, प्रोफेशनल नेता लोग, वो एक दूसरे पे टीवी डिबेट्स में मार पिटाई करते हैं, पानी फेंकते हैं, गाली गलौज करते हैं, औरतों को पीटते हैं, क्या क्या करते हैं आप देख लीजिए। इन लोगों को आप लोग सांसद बनाते हैं, इनको सांसद बनाना बंद करिए। मैं आपको गिनवाने वाला हूँ 3 डिस्क्वालिफिकेशन और 4 क्वालिफिकेशन जिस बेसिस पे अब से आप अपना सांसद चुनिए। पहली डिस्क्वालिफिकेशन ये कि वो मजा हुआ प्रोफेशनल पॉलिटिशियन और प्रोफेशनल पार्टी से नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को 72 साल आपने दिया ला के, वो आने वाले 72 साल भी चेंज नहीं ला पाएंगे। तो जो ये मजी हुई बड़ी पार्टी से हो, बड़ा पॉलिटिशियन हो, उसको वोट देना बंद करिए, काट दीजिए, आधा वोट नहीं दीजिए। ये पहला डिस्क्वालिफिकेशन। दूसरा डिस्क्वालिफिकेशन ये दोस्तों कि जो मंदिर मस्जिद मुसलमान, हिंदू, ब्राह्मण, दलित की बात करे, 2000 रुपया आपको दे और आपको विस्की दे और आपका वोट खरीदने की कोशिश करे, उसको वोट ना दीजिए, काट दीजिए उसका वोट। क्योंकि वो वही करते आया है, वही अब तक पॉलिटिक्स होती आई है और देश में इसीलिए सुधार नहीं आया। ये है दूसरी डिस्क्वालिफिकेशन। तीसरी डिस्क्वालिफिकेशन दोस्तों ये है कि जिस पॉलिटिशियन का, जिस सांसद का क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, या तो वो चोर चकारी में पकड़ा गया हो या और क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, क्रिमिनल हो, क्राइम करे हो, चोर चक्का हो, उसको वोट देना बंद करिए। ये हो गए 3 डिस्क्वालिफिकेशंस आपको जो नोट करने चाहिए। अब मैं आता हूँ 4 क्वालिफिकेशंस पे। क्या होंगी वो 4 क्वालिफिकेशन जो आपको देखनी चाहिए अपने नए सांसद के लिए, नए चेहरों के लिए, नए फेसेस के लिए। पहली क्वालिफिकेशन, ही शुड बी अ मैन ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदार आदमी को सामने लाइए। दूसरा, ही शुड बी अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी, वो आदमी जिसमें इंटेग्रिटी हो, जिसकी रीढ़ की हड्डी हो। तीसरा,
वो आदमी जिसमें कैरेक्टर हो, जो स्लीजी ना हो, जो हिंदू मुसलमान डिवाइड की बात ना करे, औरतों की इज्जत करे, जिसका अच्छा चरित्र हो। एंड फाइनली दोस्तों चौथा, करेज, जो दबंग हो, जिसमें करेज हो, जो डरता नहीं हो, जिसको काम कराना आता हो, उसको देखिए। उसके बाद देखिए नए चेहरे, नए फेसेस में किसका प्रूवन टेस्ट रिकॉर्ड है, किसने अच्छा काम किया है, पहले समाज के लिए क्या काम किया है, क्या कर सकता है, पढ़ा लिखा कितना है आपका सांसद, कितना क्वालिफाइड है, कितना सक्षम है, ये सब देखिए। अब सवाल आता है कैसे ये सब हम देखें, हम तो सिवाय ये बड़ी पार्टी के भाजपा कांग्रेस वगैरह के हम जानते ही नहीं है कौन ये। तो इसका जवाब दोस्तों ये है कि एक बार जब ये नॉमिनेशन फाइल कर दी आपके सांसदों ने, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने, सपोज 20 सांसद, 25 लोगों उम्मीदवारों ने एज सांसद के लिए आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया, तो गूगल कर लीजिए, पूरी लिस्ट आ जाएगी आपके पास। उन लोगों का नाम डाल के गूगल करिए, पता करिए कौन है ये सांसद, क्यों आ रहा है। आपको 90% तक खबर आ जाएगी कि ये कौन है, क्या बैकग्राउंड है, वगैरह वगैरह। और उस बेसिस पे अपनी गट को, अपनी दिल को फॉलो करिए और वोट करिए। वो नहीं करिए दोस्तों जो 2017 में मणिपुर की जनता ने किया। नाम लेना चाहूँगा, हीरो हैं वो, आयरन लेडी ऑफ मणिपुर कहते हैं उनको, मैं तो आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहता हूँ। नाम है इरोम शर्मिला दोस्त। लेडी ने 16 साल फास्ट किया एसपा के खिलाफ, और 2017 में जब विधानसभा चुनाव के लिए खड़ी हुई, मणिपुर की जनता ने उनको 1 लाख वोट, 10 लाख वोट, 1 करोड़ वोट नहीं दिए, 90 वोट दिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि उन्होंने हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स नहीं करी, ब्राह्मण दलित की पॉलिटिक्स नहीं करी, 2-2 हज़ार रुपया बांट के वोट नहीं खरीदा। 90 वोट आपकी जनता ने, मणिपुर की जनता ने उनको दिया। इसी कारण से जब तक आप लोग इस तरीके से वोट करते रहेंगे, सही लोगों को वोट नहीं देंगे, गलत लोगों को वोट देते रहेंगे, देश में सुधार नहीं आएगा। ये बंद करिए और एक नए हिंदुस्तान को स्थापित करिए इस इलेक्शन से, जहां आप अपने सांसद को वोट करेंगे। सांसद को, नए चेहरों को, नए सांसदों को वोट करिए, पावर में लाइए। उनको कहिए हमको नहीं फर्क पड़ता सेंटर में हमारा प्रधानमंत्री कौन है, मार्स पे कौन रॉकेट छोड़ा जा रहा है, मून पे कौन सैटेलाइट छोड़ी जा रही है, हमको मतलब नहीं है। हमको मतलब है हमारे क्षेत्र में, कॉन्स्टिट्यूएंसी में सड़क, पानी, बिजली, मकान, लॉ एंड ऑर्डर, खुला वातावरण, सफाई, जॉब्स, बिजली वगैरह, खुली अच्छी साफ हवा, ये सबसे हमें मतलब है। इस बेसिस पे वोटिंग कर रहे हैं। अगर क्षेत्र बेटर हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंसी बेटर हो जाएगी, तो हिंदुस्तान 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी की है, हिंदुस्तान बेटर हो जाएगा। सेंटर को डिसेंट्रलाइज करिए। सेंटर में जो सारा पावर हो गया है पीएमओ के पास सेंटर में, उसको डिसेंट्रलाइज करिए, पावर लाइए क्षेत्र में, कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने पास वापस पावर लाइए। आपका सांसद आपका एम्प्लॉई है, आप उसके बॉस हैं, उसको काम दीजिए। कहिए ये 15 चीजें हैं मैंने पॉइंट आउट मार्क करी हैं हमारे क्षेत्र में, आप प्लीज इस पे काम करिए। आपके सांसद को वहां के क्षेत्र के, कॉन्स्टिट्यूएंसी के 15-20 लाख लोगों के लिए काम करना चाहिए। वहां का पीएम वो है, वहां का सीएम वो है, वहां का सांसद वो है। कौन सेंटर में पीएम बनता है, किसकी सरकार बनती है, मतलब नहीं है। आपका सांसद आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो जी हुजूरी सेंटर की करना बंद करे, वो आपकी करना शुरू करे, आपके लिए काम करे, और जान ले कि वो पास होगा अगर आपके काम पे, तभी आप उसको अगले इलेक्शन में वोट देंगे, वरना आप हरा देंगे। ये वो जाने। जिस दिन वो ये जान लेगा, उस दिन वो सेंटर की जी हुजूरी करना बंद करेगा और आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। इस इलेक्शन से शुरुआत करिए, नए चेहरों को वोट दीजिए, और कोशिश करिए ऐसे 20, 50, 70 नए चेहरे आए, नए सांसद आए जो आपके लिए काम करें। जिस दिन आपने ये शुरू कर दिया, देश का चेहरा बदल जाएगा, देश की वास्तविकता, देश की सच्चाई बदल जाएगी। 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी एट अ टाइम। नारा नया लगाइए कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी एट अ टाइम, एक सांसद एट अ टाइम देश को हम बदलेंगे। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को टोक्यो बनाइए, सिंगापुर बनाइए। ये काम 72 साल, 50 साल नहीं, 5-5, 10-10 साल में हो जाएगा। हो सकता था अगर ये होता। ये शपथ खाइए इस इलेक्शन में कि हम नए चेहरों को चांस देंगे जो हमारे लिए काम करें। अपने क्षेत्र के सांसद के लिए वोट करिए,
विधानसभा में अपने क्षेत्र के विधायक के लिए वोट करिए, कॉरपोरेशन इलेक्शन में कॉरपोरेटर के लिए वोट करिए, पास के जुरिस्डिक्शन के एसएचओ को जानिए, जाके मिलिए, आपके पास आ जाएगा पावर। इससे देश बदलेगा, देश सुधरेगा। नए चेहरों को मौका दीजिए जो पार्लियामेंट पहुंचे, हजारों सवाल पूछे 5 साल के टर्म में आपके क्षेत्र को लेकर, और देखिए उनको लोकसभा टीवी में कि आपकी प्रॉब्लम को क्या वो सवाल कर रहे हैं उसके बारे में कि नहीं कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो 1 महीना बाद जाके फिर जाके मिलिए। जो सांसद आपको मिले नहीं, एंटरटेन ना करे, उसको काट दीजिए, वोट देना बंद करिए। जो मिले एंटरटेन करे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करे, आपका सवाल उठाए पार्लियामेंट में, उसको वोट देते रहिए। रिपोर्ट कार्ड बनाइए हर सांसद की। क्या आपके पीएम ने किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, से क्या मतलब आपको? मून पे कौन सी मिशन गई, मार्स पे कौन सी मिशन गई, से क्या मतलब आपको? तो अपने क्षेत्र में क्या है, एजुकेशन क्या है क्राइम रेट क्या है, सुविधाएं क्या है, सड़क क्या है, बिजली क्या है, पानी क्या है, हवा, उससे मतलब होना चाहिए। ये करिए। याद रखिएगा, इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन भूल गए हैं ये प्रोफेशनल नेताज और पार्टीज। टाइम आ गया आपको याद दिलाने का, टाइम आ गया आप वापस उनसे पावर लें। बीजेपी के भक्त नहीं बनिए, आप लोग गुलाम बन गए हैं। कांग्रेस के भक्त नहीं बनिए, आप लोग गुलाम बन गए। आम आदमी पार्टी के भक्त ना बनिए, आप लोग गुलाम बन गए हैं। गुलामी छोड़ दीजिए इन पार्टियों की। याद रखिए, आप इनके बॉस हैं, एम्प्लॉयर हैं, ये लोग आपके सेवक हैं, आपके लिए काम करते हैं। नए चेहरों को मौका दीजिए, नए सांसद लाइए पार्लियामेंट में और देश बदलिए। इसी के साथ इस वीडियो को मैं अंत करता हूं दोस्तों। मेरी बात अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, सवाल हो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, और आखिरी में अगर मेरे इस चैनल पे आप नए हो तो इसको लाल बटन दबा के सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वोट रिस्पॉन्सिबली, वोट फॉर चेंज, वोट फॉर इंडिया। जय हिंद दोस्तों।